दोस्तों, हमारी तरह शायद आपने भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सिर्फ स्कूल की किताबों में ही पढ़ा होगा। ये यूनिवर्सिटी एक वक्त पर आज के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बराबर थी, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी में इसे बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया और यहाँ पर रखी 90 लाख किताबों को जलाकर राख कर दिया गया। एक सवाल जो हमेशा मन में कौंधता है वो ये है कि ना ही नालंदा किसी राजा का किला था और ना ही कोई मंदिर जहाँ बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे गए हों। तो आखिर खिलजी ने यहाँ आक्रमण क्यों किया? अब्दुल कलाम का इस यूनिवर्सिटी से क्या रिश्ता है और कैसा होता था नालंदा में स्टूडेंट बनकर रहना? आज जानेंगे हम ये सब, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले तो ये जान लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर था कैसा। मशहूर चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग ने 7वीं शताब्दी में आकर शिक्षा ली थी। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नालंदा वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश दिया था और इसके करीब 1000 साल बाद 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा बुद्धिस्ट मंक्स और 1510 से ज्यादा टीचर्स रहते थे। यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की और श्रीलंका से लोग पढ़ने आया करते थे। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन बुद्धिज्म के अलावा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। जीरो और डेसिमल सिस्टम का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट खुद एक समय पर इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। उनके अलावा इस यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन और नागार्जुन जैसे ज्ञानी भी रह चुके हैं। नालंदा पर हमले की बात करें तो खिलजी वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने नालंदा पर हमला किया था। नालंदा पर 3 बार हमला किया गया। 455 से 467 के बीच सेंट्रल एशिया से आए हुन्स ने समुद्रगुप्त के राज के वक्त नालंदा पर हमला किया और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को रिस्टोर किया गया, बल्कि इस बार इसमें कई नई बिल्डिंग्स जोड़कर इसे और भी ज्यादा भव्य बना दिया गया। नालंदा पर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में हुआ था, जब बंगाल के गौदास राजघराने ने इस पर हमला किया था और फिर इसे राजा हर्षवर्धन ने रिस्टोर किया। लेकिन नालंदा पर अभी तीसरा हमला होना बाकी था। वक्त में 600 साल आगे चलें तो बख्तियार खिलजी एक एक करके जब भारत के सभी इलाके जीतने में लगा हुआ था तो वो बीच में बीमार पड़ गया। कई डॉक्टर्स को बुलाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो खिलजी को नालंदा के इस वक्त के प्रिंसिपल राहुल श्रीधर से मिलने को कहा गया, जो मेडिकल के क्षेत्र में ज्ञानी थे। खिलजी ने राहुल श्रीधर को बुलाया तो जरूर, लेकिन उन्होंने राहुल के सामने शर्त रखी कि वो उनकी दी हुई कोई दवा नहीं खाएंगे। खिलजी यहाँ पर राहुल और नालंदा को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन राहुल ने खिलजी की शर्त मान ली और उन्हें कुरान देते हुए कहा कि रोज उसके कुछ पन्ने पढ़िएगा, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल श्रीधर ने खिलजी को ये नहीं बताया था कि उन्होंने कुरान के सभी पन्नों पर अपनी दवाई लगाई थी और पन्ने पलटते वक्त इस दवाई के शरीर में जाने से खिलजी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो गया। लेकिन नालंदा और राहुल को शुक्रिया करने के बजाय खिलजी ने प्रण ले लिया कि वो नालंदा का विनाश जरूर करेगा। इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी के इस कदम के पीछे का मुख्य कारण जलन थी, क्योंकि वो देख रहा था कि कैसे ये काफिर हर एक फील्ड में उनसे कई गुना ज्यादा आगे हैं, जो उसे बर्दाश्त नहीं था। नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो कई मंजिलों वाली 3 इमारत के बीच में बसी थी। इन तीनों इमारतों के नाम थे रत्न सागर, रात्रोदधी और रत्न राजक। इन तीनों इमारतों में कुल 90 लाख किताबें हुआ करती थी। खिलजी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो यूनिवर्सिटी में रह रहे कई बुद्धिस्ट मंक्स का कत्लेआम शुरू हो गया और साथ ही यहाँ की किताबों को आग भी लगा दी गई। इन किताबों में से कुछ किताबें वो थीं जिनके ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ रखे हुए थे। कहते हैं कि उपनिषदों की भी एक ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर रखी हुई थी, जिसे खिलजी की सेना ने बाकी किताबों के साथ जला दिया। 90 लाख किताबें आग के लिए भी ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से कहते हैं कि इन किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने का वक्त लगा था। उस वक्त 700 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी को खिलजी ने इस कदर तबाह कर दिया था कि अब इसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। और इसके आगे बढ़कर खिलजी ने बिहार में ही विक्रमशिला और उडांतापुरी नाम की 2 यूनिवर्सिटीज को भी इसी तरह से नष्ट कर दिया। इतना सारा ज्ञान, इतनी लंबी परंपरा सिर्फ एक व्यक्ति के चलन के कारण हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। वो यूनिवर्सिटी जहाँ देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे, जहां उनसे किसी तरह की फीस नहीं ली जाती थी,
ये वो यूनिवर्सिटी भी थी जो अपने सबसे पढ़े लिखे लोगों को दरवाजे पर खड़ा करती थी। लेकिन ये लोग सिर्फ चौकीदार नहीं थे, बल्कि ये लोग एडमिशन का टेस्ट भी लेते थे। जिस किसी को भी यहाँ एडमिशन लेना होता वो यूनिवर्सिटी के गेट पर आता और ये गार्ड्स उनसे कुछ सवाल करते, उनके हाव भाव परखते, और अगर उन्हें लगता कि वाकई किसी में पढ़ने की इच्छा है तो उसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। 1193 में खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 2006 में इस यूनिवर्सिटी पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की नजर पड़ी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि वो नालंदा को फिर उसी तरह समृद्ध करे जैसे वो पहले थी, ताकि भारत भी अपनी गौरवशालीन इतिहास की तरफ लौट सके, और अगर लौटना संभव भी ना हो तो उसे देखकर अपने भविष्य के लिए प्रेरित हो सके। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2010 के अंतर्गत नालंदा को पुनः स्थापित करने का काम शुरू कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के हेड के तौर पर इस वक्त नोबेल प्राइज विनर प्रख्यात लेखक और इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को चुना गया। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल 2014 से यहाँ पर एडमिशन्स भी होने शुरू हो गए। ये यूनिवर्सिटी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं बल्कि उसके पास ही कहीं बनाई गई है। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि नालंदा के वीरान खंडरों को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा सके और यहाँ आने जाने वाले अपनी संस्कृति को पहचानें। नालंदा की कहानी यहाँ पढ़ने वाले किरदार ही कह देते हैं। यहाँ पर आर्यभट्ट भी थे जो ग्रहों की दिशा देखा करते थे, मैथमेटिक्स के जटिल कॉन्सेप्ट्स को अपनी हथेली पर रखकर उनमें से एक नए तरह के मैथ को जन्म दे देते थे। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर राहुल श्रीधर जैसे निश्चल लोग भी थे जो अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाते वक्त ये भी नहीं देख रहे थे कि जिसका वो इलाज कर रहे हैं वो दोस्त है या दुश्मन। उन्हें सिर्फ एक बीमार आदमी दिखा जिसे उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से फिर से स्वस्थ कर दिया। यही तो थी नालंदा, एक्सीलेंस की पहचान, जहाँ पढ़े हुए लोग उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे, और ना सिर्फ अपने वक्त में बल्कि आज तक पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। अगर नालंदा में रखी किताबें जल भी गईं तो क्या हुआ, हमें शायद इन लोगों में ही नालंदा का ज्ञान अब तलाश करना चाहिए। वो नालंदा जिसका अर्थ था कभी ना रुकने वाला पानी, आज फिर नई रूप से नई फसलों को सींचने चला है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि नालंदा की तरह भारत की बाकी प्राचीन यूनिवर्सिटीज को भी हमें फिर से खड़ा करना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।